नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। हमारी ये यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है इकोनॉमिक्स की। तो इसमें हमने पार्ट 1 में देखे थे 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 भी हमने कवर कर लिया था। पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन देखे थे और सेकंड पार्ट में आज देखेंगे हम 40 क्वेश्चन। ठीक, इस तरीके से 140 क्वेश्चन प्लस हिंदी के आते हैं इसमें 60 क्वेश्चन। तो हम जीएस वाले देखेंगे इसमें, मतलब कि इकोनॉमिक्स के देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हार्ड करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, यह सॉफ्ट करेंसी की अपेक्षा कम परिवर्तनीय होती है। इसमें विदेशी विनियमन कोष रखना लाभकारी होता है। स्थिर मूल्य वाली करेंसी होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस करेंसी की मांग अधिक होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें? इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट। ये स्थिर नहीं होती हैं, ये होती है अस्थिर होती हैं ये। ठीक, ध्यान रखेंगे। हार्ड करेंसी में क्या होता है, यह सॉफ्ट करेंसी की अपेक्षा कम परिवर्तनीय होती है। इसमें विदेशी विनियमन कोष रखना भी लाभकारी होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस करेंसी की मांग अधिक होती है। जैसे कि हार्ड करेंसी का यदि हम वो एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉलर। सॉफ्ट करेंसी में क्या होता है, वो कम परिवर्तनीय होती है। वो सॉफ्ट करेंसी कम परिवर्तनीय है, जिसके मूल्य में गिरने की संभावना अधिक होती है। मूल्य गिरने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन किसी देश के एक वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है और इसका प्रयोग किसी देश की दीर्घकालीन आर्थिक परिदृश्य के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, ए सही है, आर गलत है, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है, और दोनों सही हैं यहाँ पे व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है, और ए गलत है, आर सही है। इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ए सही है पर आर गलत है। क्यों? क्योंकि देश के दीर्घकालीन आर्थिक परिदृश्य के मूल्यांकन के लिए नहीं किया जाता, अल्पकालीन के लिए किया जाता है। अल्पकालीन के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया? नारायण दत्त तिवारी समिति, ओमकार गोस्वामी समिति, और बालकृष्णा इराडी समिति, और SBS राघवन समिति। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका SBS राघवन समिति। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जो गठन किया गया था वो इसकी सिफारिश पर किया गया था, SBS राघवन समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंपनियों पर विचार करना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल भी कहते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इसको क्या कहते हैं? RECL। ऑयल इंडिया लिमिटेड को क्या कहते हैं? OIL। ठीक, इसकी जो स्थापना है, सेल की जो स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई है 1973 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में, NDLS में। ठीक, और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और जो विद्युतीकरण से संबंधित वित्त पोषण होता है और विकास का कार्य करती है। ये 1969 में इसकी स्थापना हुई है, 1969 में। और ये बात करें ऑल इंडिया लिमिटेड की, ऑल इंडिया लिमिटेड ये पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ये तीनों क्या हैं? ये
महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियों के बारे में पूछा है। स्टील यानी कि सेल, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ये कौन सी कंपनी है? तो ये है नवरत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक रूप है। इसके अंतर्गत निवेशक द्वारा शेयर और ऋण पत्र का क्रय किया जाता है। इसमें क्रय की व्यवस्था बैंक विनियोग फंड द्वारा की जाती है और यह सामान्यतः दीर्घकालीन निवेश होता है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका, देखिए ये क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स का रूप है, ये आपका ऑप्शन होगा इसमें डी राइट। दीर्घकालीन निवेश नहीं होता है इसमें, अल्पकालीन निवेश होगा, अल्पकालीन निवेश। देखिए क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक रूप है और इसके अंतर्गत क्या होता है? निवेशक द्वारा शेयर और ऋण पत्र का क्रय किया जाता है और क्या किया जाता है इसमें? क्रय व्यवस्था बैंक विनियोग फंड की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वर्ष 1993-94 में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को चालू खाते पर परिवर्तित किया गया। कारण, ताकि निर्यातक अर्जित विदेशी मुद्रा को बाजार दर पर घरेलू मुद्रा में परिवर्तित कर सकें। ऑप्शन है हमारे पास ए सही है, आर गलत है, दोनों सही है व्याख्या करता है, दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है यहाँ पे सही व्याख्या करता है और ए गलत है, आर सही है। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका दोनों ऑप्शन राइट हैं। 1993-94 रुपए की 1993-94 से रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को चालू खाते पर परिवर्तित किया गया और कारण है इसका, ताकि निर्यातक अर्जित विदेशी मुद्रा को बाजार दर पर घरेलू मुद्रा में परिवर्तित कर सकें। तो ये भी ठीक है, आपके दोनों ऑप्शन ठीक है और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के मध्य संसाधनों के क्षैतिज विभाजन हेतु संस्तुत आधार या अधिमान्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। मानदंड दिए गए हैं, एक तरफ भारांश दिया गया है। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए जनसंख्या का कितना दिया है हमें? 10%, भौगोलिक क्षेत्रफल का 20%, वनाच्छादित क्षेत्र का 25% और राजकोषीय अनुशासन का दिया 0%। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मतलब कि जनसंख्या का जो दिया है वो दिया है 10% और राजकोषीय अनुशासन का जो दिया है वो दिया है हमें 0%। देखिए क्षेत्रफल का कितना होता है? क्षेत्रफल का है आपका 15%, क्षेत्रफल का 15% है और वनाच्छादित का बात करें तो इसका है 7.5%। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की संस्तुति की है और सेकंड है 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 35% अनुशंसित की थी। ऑप्शन हमारे पास केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? देखिए 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की संस्तुति की, ये ठीक है। कह रहे 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 35% अनुशंसित की थी। कितनी की थी 14वें वित्त आयोग ने? ये की थी 42% से कम की थी। तो आपका इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। देखिए यदि इसकी 15 की बात करें, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एन के सिंह, ये भी ध्यान रखेंगे। और 14वें वित्त आयोग के जो थे वो कौन थे? वाई वी रेड्डी।
तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। फर्स्ट है ए है, इसका गठन अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया है। यह वर्ष 2025 में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपेगा। सी है, इसके द्वारा तैयार रिपोर्ट 2026 से 31 के लिए होगी। आयोग का सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे को नियुक्त किया गया है। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये वित्त मंत्री को रिपोर्ट नहीं सौंपेगा। ये किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है। 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता जो किसने, वो अरविंद पनगड़िया होंगे इसके अध्यक्ष। ठीक, 2026 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा 31 तक, 5 साल के लिए इसका गठन होता है वित्त आयोग का, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है वित्त आयोग और एक तरफ अध्यक्ष दिए हैं। 10वें के सामने केसी पंत, 11वां एम खुसरो, 12वां रंगराजन, 13वां विजय केलकर। देखिए 10वें जो थे वो केसी पंत थे, और 11वें जो थे एम खुसरो थे, 12वें रंगराजन थे, और 13वें केलकर थे। कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वें हमने तो आपको बताया कौन से हैं। 14वें वाई.वी. रेड्डी, और 15वें बताए थे हमने एन के सिंह, वो भी ध्यान रखना है। और 16वें जो है अरविंद पनगड़िया हैं। और फर्स्ट की बात करें तो कौन है? फर्स्ट है केसी नियोगी, वो भी ध्यान रखेंगे। और सेकंड की बात करें तो वो हैं संथानम, ये फर्स्ट हैं। और सेकंड की बात करें तो वो के संथानम है, के संथानम, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अरविंद पनगड़िया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। फर्स्ट है वह नीति आयोग के अध्यक्ष थे। वह भारत के G20 शेरपा रह चुके हैं। उनकी पुस्तक जो है वाई ग्रोथ मैटर्स को नीति निर्माता का घोषणा पत्र कहा जाता है। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ए राइट, क्योंकि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि उपाध्यक्ष की बात आएगी तब ये होंगे। क्वेश्चन है यूविन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी घोषणा अंतरिम बजट 2024 में की गई, और ये बैंकिंग धोखाधड़ी को ट्रैक करने वाला एक पोर्टल है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही और दोनों गलत। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। घोषणा जो की गई थी अंतिम बजट में वो 2024-25 में की गई थी, लेकिन ये धोखाधड़ी और ट्रैक करने वाला एक पोर्टल नहीं है। क्या है? टीकाकरण कार्यक्रम को ट्रैक करने वाला एक पोर्टल है। इसको टीकाकरण कार्यक्रम को ट्रैक करने वाला एक पोर्टल है। यूविन पोर्टल का मतलब क्या हुआ? यूविन पोर्टल का मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन वर्गों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है? गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग, अन्नदाता। ऑप्शन क्या है हमारे पास? 1 और 2, 1 और 3, 1 to 4 और 2, 3, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें कौन कौन थे? गरीब थे, और कौन था? महिलाएं भी थीं,
अन्नदाता भी थे। और कौन था? युवा थे, बुजुर्ग नहीं थे। तो 1 to 4 हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतर्गत घोषित पूर्वोदय योजना में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य शामिल है? छत्तीसगढ़, असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे? जैसे कि बिहार राज्य शामिल था, बिहार शामिल था। इसमें आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सी बिहार शामिल था और झारखंड शामिल था। झारखंड के बाद और कौन शामिल था? पश्चिम बंगाल भी शामिल था, पश्चिम बंगाल शामिल था। और कौन सा शामिल था? उड़ीसा भी शामिल था, ओडिशा। और कौन सा शामिल था? आंध्र प्रदेश शामिल था। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एनपीएस वात्सल्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह एक पेंशन योजना है। सेकंड है, नाबालिगों के अभिभावकों द्वारा अंशदान किया जाएगा। थर्ड है इसमें, इसे नाबालिग के वयस्क होने पर सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, 2 और 3, और 1 और 3, 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, ये पेंशन योजना है, ये ठीक है। और ये नाबालिगों के अभिभावकों द्वारा अंशदान किया जाएगा, ये भी ठीक है। और बात इसकी है थर्ड की, इसे नाबालिग के वयस्क होने पर सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी ठीक है। आपका ऑप्शन तीनों राइट होंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ट्रेस्टुजुमाब, डेरेक्टेकन और ओसिमार्टिनिव और डुर्वालुमाब निम्नलिखित में से क्या है? ए है रूस निर्मित मिसाइल, नए खोजे गए क्षुद्रग्रह, कैंसर रोधी दवा और अमरूद की नई प्रजाति। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट, कैंसर रोधी दवा हैं ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के संदर्भ में विचार करना है। फर्स्ट है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका जो उद्देश्य है 18 वर्ष से अधिक उम्र की निराश्रित महिलाओं को पेंशन देना है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही और दोनों में से कोई सही नहीं। और कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इनमें चारों ऑप्शनों में। देखिए, इसमें सेकंड राइट हो जाएगा, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है इसे? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में विभिन्न क्षेत्रों पर किए जाने वाले व्यय का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम जैसे कि हम बताते हैं, जैसे कि 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। तो इससे क्या करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ को चलते हैं अवरोही में। आरोही में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, 1 2 3 4 5 की तरफ चलते हैं। तो ये क्या हुआ, अवरोही, और ये क्या हुआ, आरोही। तो ये भी ध्यान रखना है। अब यदि बात करें 2024-25 के उत्तर प्रदेश के बजट की, क्या पूछ रहा है, व्यय यानी खर्च का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका
ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1 2 3 4। देखिए इसमें बात करें तो इसमें कितना था प्राथमिक शिक्षा में, तो इसमें था 76,035 करोड़, 76,035 करोड़ रुपए था। यदि ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा में कितना था, ऊर्जा में था 57 करोड़ 57.071 करोड़। स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें कितना था 27,086 करोड़, 57,071 करोड़ था। और यहाँ पे बात करें तो कितना था 27,086 करोड़। और यदि एमएसएमई की क्षेत्र में बात की जाए तो वो कितना था 21,054 करोड़, 21,054 करोड़ रुपए में है, ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, बजट 7.36 लाख करोड़ रुपए का है। यह बजट पिछले बजट की अपेक्षा 6.7% अधिक है। इसके तहत 2.3 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं। और डी है इसमें, इस बजट में पूंजीगत व्यय पिछले बजट की अपेक्षा 39,000 करोड़ रुपए कम है। तो इसमें कौन सा राइट होगा, कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए इसमें यह बजट 7.6 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है। ये पिछले बजट की अपेक्षा 6.70% अधिक है, ये भी ठीक है। जरा इसके तहत 2.03 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं, ये भी ठीक है। अब आते हैं हम डी पे। डी ऑप्शन राइट होगा। इस बजट में पूंजीगत व्यय पिछले बजट की अपेक्षा 39,000 करोड़ रुपए कम है, कम नहीं है, अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसल की रक्षा करने के लिए सोलर फेंसिंग की सुविधा प्रदान करती है। राज्य कृषि विकास योजना, यूपी एग्रीज योजना, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना के तहत प्रत्येक जिले में नए कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कारण है सरकार का मंतव्य प्रदेश के युवाओं के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायनवादी प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाना है। ऑप्शन है हमारे पास, ए सही है, आर गलत है। दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। और ए गलत है, आर सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें आपके दोनों सही हो जाएंगे ऑप्शन, और व्याख्या भी करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना के तहत क्या है, प्रत्येक जिले में नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। और इसका जो मंतव्य प्रदेश के युवाओं को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायनवादी प्रवृत्ति पर नियंत्रण भी लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है प्रभावी राजस्व घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या है या हैं। फर्स्ट है यह केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान है। इससे नवीन परिसंपत्तियों का सृजन होता है। ऑप्शन है केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, दोनों या केवल 2। कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों राइट हैं। यह केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान है और इससे नवीन परिसंपत्तियों का सृजन होता है। ये जो यदि प्रभावी राजस्व घाटे की हम बात करें तो ये किस बजट में इसकी बात की गई थी, तो ये की गई थी 2011-12 के बजट में पहली बार इसकी
बात की गई थी। तो यहाँ से भी पूछ सकता है कि प्रभावी राजस्व घाटे की बात किस बजट में पहली बार की गई थी, तो वो की गई थी 2011-12 में। राजस्व घाटा जैसे कि सरकार की राजस्व प्राप्ति और व्यय के बीच का क्या होता है, ऋणात्मक अंतर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सरकार की पूंजीगत प्राप्ति में शामिल है। हमारे पास ऑप्शन है रिजर्व बैंक द्वारा ऋण की वसूली और IMF से प्राप्त ऋण, लघु बचत योजना, किसान विकास पत्र। इसमें सही बताना है, सही उत्तर चुनना है। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2, 4 और 2, 3, 4। कौन सा राइट होगा इसमें कमेंट करेंगे और बताएंगे। इसमें हो जाएगा, देखिए IMF से प्राप्त ऋण है, लघु बचत योजना ये भी है, किसान विकास पत्र ये भी है, लेकिन रिजर्व बैंक द्वारा ऋण की वसूली ये ऑप्शन नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए और अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है घाटे का वित्त पोषण बजट घाटे के लिए की गई वित्त प्रबंधन की प्रक्रिया है। कारण है सरकार को पहले से ही पता रहता है उसका कुल व्यय कुल प्राप्ति से अधिक होगा। ऑप्शन है हमारे पास ए सही, आर गलत, दोनों सही व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है सही व्याख्या करता है, और ए गलत है आर सही है। कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए घाटे का वित्त पोषण बजट के घाटे के लिए की गई वित्त प्रबंधन की प्रक्रिया है, सही है। सरकार को पहले से ही पता रहता है कि उसका जो कुल व्यय है प्राप्ति से अधिक होगा, ये भी ठीक है, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया गया। ए ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार, बी ऑप्शन है भारत सरकार, सी ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका के निजी क्षेत्र संगठित क्षेत्र। कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के निजी क्षेत्रीय संगठित क्षेत्र। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आउटकम बजट और परफॉर्मेंस बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही नहीं है इनमें। ऑप्शन है हमारे पास है किसी एक परफॉर्मेंस बजट में कई आउटकम बजट होते हैं, यानी कि एक परफॉर्मेंस बजट में कई आउटकम बजट होते हैं। सेकंड है आउटकम बजट को विभिन्न मंत्रालय द्वारा निर्मित किया जाता है। सेकंड सी है परफॉर्मेंस बजट को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मित किया जाता है। और डी है परफॉर्मेंस बजट एक व्यष्टि स्तर की प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए एक परफॉर्मेंस बजट में कई आउटकम बजट होते हैं, ये तो ठीक है। कह रहा है आउटकम बजट को विभिन्न मंत्रालय द्वारा निर्मित किया जाता है, ये भी ठीक है। परफॉर्मेंस बजट को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मित किया जाता है, ये भी सही बात है। ये कह रहा है परफॉर्मेंस बजट एक व्यष्टि स्तर की प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। व्यष्टि स्तर की प्रक्रिया नहीं है ये है आपके समष्टि स्तर की प्रक्रिया। समष्टि स्तर की प्रक्रिया है परफॉर्मेंस। यदि आउटकम बजट की बात की जाए तो वो कैसी है, वो है व्यष्टि की, व्यष्टि स्तर की प्रक्रिया, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बजटीय कटौती के लिए ₹1 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव, किफ़ायती कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती की अस्वीकृति प्रस्ताव और गिलोटिन प्रस्ताव। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। ₹1 के लिए कह रहा है ₹1 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है बजटीय कटौती में, तो उसमें किस में होता है, ये नीतिगत कटौती में होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्यय प्रबंधन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके पहले अध्यक्ष बिमल जालान थे और सेकंड है इसके कार्य केंद्र सरकार के खर्चों के प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा करना है। सही ऑप्शन बताना है हमें, कौन सा राइट होगा इसमें। केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें दोनों राइट हो जाएंगे। इसके पहले जो व्यय प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, बिमल जालान थे। यदि इसके कार्य की बात करें, कार्य केंद्र सरकार के खर्चों के प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा करना है, ये भी ठीक है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके तहत संसाधनों का आवंटन लिंग के आधार पर किया जाता है और भारत में इस आम बजट 2015-16 से प्रारंभ किया गया। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके तहत संसाधनों का आवंटन लिंग के आधार पर किया जाता है। यदि इसके आम बजट की बात करें तो ये 2015-16 नहीं है, ये कितना है, 2006 और 7 है, 2006 और 2007 है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है लोक नीति के गोल्डन रूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके तहत सरकार केवल निवेश के लिए ऋण लेती है। सेकंड है सरकार विशेष परिस्थितियों में चालू व्यय की पूर्ति के लिए भी ऋण ले सकती है। सही बताना है। केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा केवल आपका एक राइट होगा। इसके तहत सरकार केवल निवेश के लिए ऋण लेती है। ये कह रहा है सरकार विशेष परिस्थितियों में चालू व्यय की पूर्ति के लिए भी ऋण ले सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सुचेता कृपलानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इन्हें भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। सेकंड है इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया गया था, पदभार ग्रहण किया था। ऑप्शन है हमारे पास केवल ये 1 और 2 दोनों, केवल 2 दोनों में से कोई नहीं, केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था, ठीक है। इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था, ये भी ठीक है। आपके दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में दुनिया भर में 1401वीं रैंक और समग्र श्रेणी में 46वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है हमारे पास भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, IIT कानपुर, IIT मद्रास, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें हो जाएगा आपका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद। कितना स्थान प्राप्त किया है? 46वां। किसमें? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में। कितने में से? वो भी आपने देखा 1401 रैंक में से, समग्र श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्रालय से कर अंतरण के लिए अतिरिक्त भुगतान के रूप में सबसे अधिक राशि 25,495 करोड़ रुपए प्राप्त करने वाले
राज्यों का सही क्रम क्या है? हमें ऑप्शन दिए हैं मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। और बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए सबसे पहले पे हमारा यूपी आता है। यूपी है किसी में? तो पहला यूपी है, दूसरा बिहार है, फिर तीसरा एमपी और चौथा पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियन किंग वल्चर यानी कि एशियाई गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? बरेली, महाराजगंज, कुशीनगर या देवरिया? कौन सा राइट होगा इसमें? अब ये उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है, ये सारे उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाराजगंज। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक राज्य में निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए तीव्र अभियान शुरू किया है? मलेरिया, टीबी, डायरिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। 2027 तक पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना है कि हाँ आ सकता है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका मलेरिया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत गंगा नदी के किनारे 5096.42 हेक्टेयर भूमि पर 77.5 लाख पौधे लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास दोनों सही, केवल 2, दोनों में से कोई सही नहीं, केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें दोनों राइट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान, और इसके तहत जो है गंगा नदी के किनारे 5096.42 हेक्टेयर भूमि पर 77.5 लाख पौधे लगाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने दोनों देशों के विद्यार्थियों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राज़ील के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, और वेंकटेश्वर विद्यालय मेरठ, और अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय अलीगढ़। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रदेश ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान? इसमें हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त सबसे अधिक शिकायतों के संदर्भ में उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा पहले पे बिहार, दूसरे पर हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरे पर हो जाएगा दिल्ली और चौथे पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी कि 4-1 2 3 4-1 2 3 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही।
यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।